हेलो, वेलकम टू जियोप्रिप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज 2020 का 21 से लेके 40 तक का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया है? सेडिमेंट रेटिंग कर्व रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेज। पहले तो ये सेडिमेंट रेटिंग कर्व है क्या? दिस इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वाटर डिस्चार्ज। वाटर डिस्चार्ज क्या है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन अ रिवर एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बिटवीन ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन वाटर डिस्टेंस एंड सस्पेंडेड सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन ए रिवर। मतलब जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, जो जितना भी डिस्चार्ज हो रहा है, वो कितना वॉल्यूम, कितना अमाउंट ऑफ सेडिमेंट लेके फ्लो हो रहा है, उन दोनों के बीच में ये रिलेशन दिखाता है। ठीक है, so simply sediment rating curve represents the sediment transport rate and the water discharge। ठीक है, sediment transport rate मतलब कितना ज़्यादा sediment, the rate of transfer of the sediment in a given volume of water। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन हमें दिखाता है। ठीक है, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? स्टेटमेंट ए में क्या दिया है? द ट्रॉपिक्स एक्सपीरियंस लार्ज एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन। स्टेटमेंट बी क्या दिया है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनुअल टेम्परेचर रेंज अकर इन द मिडल ऑफ द लार्ज लैंड masses इन द सबपोलर। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, आप बोथ द स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है? लाइक जैसे ट्रॉपिक्स में क्या करता है कि, सॉरी, यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जो हमारा ट्रॉपिक्स होता है वो क्या करता है, वो क्यों, मतलब हमारा ट्रॉपिक्स जो है वो क्या करता है? दिस इज नोन फॉर द रिलेटिवली स्मॉल एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन। क्यों? दिस इज बिकॉज द कंसिस्टेंट सोलर रेडिएशन थ्रू आउट द ईयर। हमारा जो ट्रॉपिक्स कहाँ पे 20.5 डिग्री में जो हमारा ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न जो है, ये क्यों, मतलब सबसे कम एनुअल वेरिएशन दिखाता है? क्योंकि यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन आता है वो कंसिस्टेंट थ्रू आउट द, मोर और लेस कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब सेम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन हमें मोर और लेस देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब जो सीजन का जो वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो जो टेम्परेचर रेंजेस है वो नियरली स्मॉल होता है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड वाला क्या था? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एनुअल टेम्परेचर रेंज अकर इन द मिडिल लार्ज ऑफ द लैंड masses। ये सही है। क्योंकि यहाँ पे दो तीन फैक्टर होता है। एक होता है कि कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, दूसरा होता है कि सब पोलर लैटिट्यूड। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का मतलब क्या है? कॉन्टिनेंटल इफेक्ट मतलब कॉन्टिनेंट क्या करता है, जैसे हम एक सॉलिड और लिक्विड के बीच में जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो लिक्विड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड का कम होता है। ठीक है, मिडिल ऑफ कॉन्टिनेंट में क्या होता है? मिडिल कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या कहता है कि ये हीट को क्या करता है, जल्दी ऑब्जर्व करता है एंड जल्दी छोड़ता है। ठीक है, मतलब ये जल्दी हीट अप होता है एंड जल्दी कूल डाउन होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो टेम्परेचर रेंज होगा वो एक लार्ज रेंज दिखाएगा। ठीक है, so due to the continental effect, there present a highest value of annual temperature range in occur in the middle of large land masses in the subpolar latitude। ठीक है, यहाँ पे subpolar latitude भी एक फैक्टर है एक लार्ज टेम्परेचर रेंज के लिए। सब पोलर लैटिट्यूड मतलब कहाँ, मतलब 50 से लेके 70 तक का लैटिट्यूड को हम सब पोलर लैटिट्यूड बोलता है। ठीक है, बोथ हेमिस्फीयर में वो क्या करता है कि एक्सपीरियंस करते हैं सिग्निफिकेंट सीजनल चेंज। ठीक है, यहाँ पे जो सीजन का जो चेंज होता है वो सीवियरली होता है। ठीक है, लाइक लार्ज डिफरेंसेस बिटवीन द समर एंड द विंटर टेम्परेचर। आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि इंडिया का बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि जो सीजन का वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी लगता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगता है। ठीक है, मतलब वैली रीजन को छोड़ दो, लाइक जो भी मतलब लो लैंग रीजन, जो मतलब समतल लैंड हो गए, हिल स्टेशन को छोड़ के, वो क्या करते
नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि वो सब मतलब जो सीजन्स वगैरह दिखाता है वो सबसे समर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, विंटर में सबसे कम टेम्परेचर होता है। पर जब हम साउथ की तरफ जाएंगे, वहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे विंटर का सीजन ही नहीं है, विंटर सीजन थोड़ा कम, विंटर सीजन में इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगता है, ठीक है। पर गर्मियों में गर्मी तो लगता है, पर विंटर सीजन में इतना ठंड नहीं लगता है, क्योंकि और साउथ साउथ इंडिया के ऊपर कौन गया है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर गया है। तो उस ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है, पर ट्रॉपिक से जैसे हम पोल की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन वो ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। देन क्या है, मैच द कोपेंस क्लाइमेट सिंबल विथ क्लाइमेट टाइप। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोपेंस क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा या हाँ, हम आगे पढ़ाएंगे कि किसका जो ये जो लेटर का नोटेशन कैसे किया जाता है। लाइक जो ई एफ यहाँ पे दिखाया गया है वो आइस कैप को दर्शाता है, ठीक है। डी एस जो है वो किसको दर्शाता है, वो कॉन्टिनेंटल ड्राई समर को दर्शाता है। स्मॉल एस का मतलब ड्राई समर, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब ड्राई विंटर, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये वाले आंसर को टाली करके आप देख लीजिए किसका आंसर क्या है, ठीक है। और ये एक चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने नोट में बना सकते हो, इतना ही कोपेंस क्लासिफिकेशन में इतना ही आता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोस्टली 90% ऑफ द क्वेश्चन इसी टेबल में से आ जाएगा। आपको बस ये जो नोटेशन कैसे बनाया गया है, ए बी सी डी ई, और ये कैपिटल एस स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, इसका नोटेशन याद रखना है। और उन दोनों को कंबाइन करके कैसे लेटर फॉर्म किया जाता है, लेटर कोड फॉर्म किया जाता है, उसे याद रखना है, ठीक है। लाइक ए वाले लेटर कोड में कौन सा लेटर कॉम्बिनेशन हो सकता है, बी में क्या क्या हो सकता है, सी में क्या क्या हो सकता है, और उनका लोकल नेम थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, ठीक है। इसको याद कर लो, कोपेंस क्लासिफिकेशन में कुछ कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल डिनोट्स मैक्सिमम इरोजन ऑफ ड्रेनेज बेसिन एरिया डाउन टू इट्स बेस लेवल, ठीक है। पहले तो ये हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल है कि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इसका एक फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल इक्वल टू वी वाई वी टी, ठीक है। यहाँ पे वी किसको डिनोट किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ द लैंडस्केप एबव द गिवन एलिवेटेड एयर, ठीक ठीक है। लाइक ये एक वैली रीजन है, ठीक है। तो हमें स्पेसिफिक एक एलिवेशन दिया है, उस पॉइंट का हमें उस एलिवेशन का हमें हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल निकालना है। लाइक यहाँ पे 300 मीटर एलिवेशन दिया गया है, ठीक है। मतलब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, रेफरेंस हाइट है, ठीक है। तो वो क्या है, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे भी, यहाँ पे भी क्या है, भी है, कहाँ क्या है, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑफ लैंडस्केप प्रेजेंट है, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ लैंडस्केप प्रेजेंट है। एंड वी टी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लैंडस्केप, वी टी क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ लैंडस्केप कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और नोटेशन आपको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है कि कितना इरोजन हुआ है या कितना डिपोजिशन हुआ है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा हिप्सोमेट्रिक आप डाटाबेस क्वेश्चन आपको ये मान सकते हो कि जो मैक्सिमम इरोजनल ड्रेनेज बेसिन दिखाता है वो कितना है, 0.1 है, ठीक है। अगर जीरो हो गया, और अगर ये जो हिप्सोमेट्रिक कर्व का वैल्यू जीरो हो गया, तो ये ऊपर वाला भी जीरो, मतलब ऊपर कोई भी लैंड नहीं है, लैंडस्केप नहीं है, तो मतलब क्या है, कंप्लीट इरोजन हो गया है, उसी उसी लेवल के ऊपर कंप्लीट इरोजन हो गया है, ठीक है। तो वो जीरो हो जाएगा। अगर वन हो जाएगा तो क्या है कि जितना जिस लेवल पे हम मेजर कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम के साथ वो इक्वल है, मतलब वहाँ पे मतलब कोई इरोजन ही नहीं हुआ है। तो ऐसे करके जो हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल है वो 0 से लेके 1 तक वेरी करता है, ठीक है। एंड फॉर द मैक्सिमम इरोजन ऑफ ए ड्रेनेज बेसिन हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल इज 0.18। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, बेसिक सा मैचिंग वाला क्वेश्चन है कि कौन सा जियोमेट्रिक फीचर कौन से प्रोसेस से फॉर्म होता है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं किसी भी को एग्जाम में मिल जाएगा। तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी में ये
जब आप पढ़ते हो कि कोई भी कोस्टल लैंडफॉर्म या कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी या एओलियन जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें क्या होता है कि जो लैंडफॉर्म आप पढ़ते हो वो बस आपको ध्यान में रखना कि ये जो लैंडफॉर्म है ये कोस्टल फ्लूवियल लैंडफॉर्म है, ये कास्टिक लैंडफॉर्म है, ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, ये रिवराइन लैंडफॉर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कॉकपीट है ये एक कास्टिक लैंडफॉर्म है, ग्राउंड वाटर के द्वारा फॉर्म होता है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन आप खुद से देख लीजिए, इमेज आप खुद से देख लीजिए गूगल करके कैसे दिखता है, ठीक है। वो प्रोसेस अगर मैंने पढ़ाना गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये जो डाटाबेस वाला क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा आपको खुद से पढ़ना होगा, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि जियोमॉर्फोलॉजी में जो लैंडफॉर्म्स है वो कैसे बनते हैं, वो आपने पढ़ा होगा। मैं बस यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। जैसे कॉकपिट हो गया, कास्टिक लैंडफॉर्म के अंदर आता है। मोलिन हो गया, ये किसके अंदर आता है, ग्लासियल लैंडफॉर्म में। देन अरोनल हो गया, कोस्टल लैंडफॉर्म। तलिक हो गया, पेरीग्लासियल लैंडफॉर्म, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा साइंटिस्ट कौन सा जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का थ्योरी दिया है, वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। लाइक स्लोप रिप्लेसमेंट किसने दिया है, स्लोप रिप्लेसमेंट डब्ल्यू पिनक, ठीक है। और ये सब साइंटिस्ट कौन सा थ्योरी दिए है ये आप देख सकते हो। बेसिकली ये जो थ्योरीज वगैरह है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, इसका क्या डेफिनेशन है, क्या बोलता है ये थ्योरी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये याद रखना कि कौन सा साइंटिस्ट कौन सा थ्योरी दिया था, ठीक है। इन जियोमॉर्फोलॉजिकल थ्योरी के डिस्क्रिप्शन में से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, और आशा करता हूँ आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ये इतना ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एसेसन एंड रीजन दिया है। एसेसन में क्या दिया है, कोस्ट टेंड्स टू बिकम सैंडी टू मॉडी एज टाइडल लेंथ चेंजेस फ्रॉम मेसो टू माइक्रो। रीजन क्या है, इन ट्रॉपिकल कोस्ट मैनग्रोव्स वेजिटेशन इज कंड्यूसिव टू डिपोजिशन ऑफ फाइन सेडिमेंट, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि पहले वाला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरे वाला भी सही है, ठीक है। कैसे सही है, लाइक कोस्टल जो हमारा कोस्ट है टेंड टू बिकम सैंडी टू मोडी व्हेन टाइडल लेंस बिकम मेसो टू मैक्रो, सॉरी मैंने माइक्रो बोल दिया था, ये मैक्रो लिखा गया, ठीक है। मेसो से मैक्रो जब होगा तो मडी से सैंडी हो जाएगा। वो कैसे हो गया, अगर सॉरी सैंडी से मडी हो जाएगा। मेसो मतलब जहाँ पे मॉडरेट टाइडल रेंज है, ठीक है। मॉडरेट टाइडल रेंज में क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर करंट फ्लो होगा, अगर मतलब इतना ठीक है, ये कोस्ट है, यहाँ पे ये समंदर है। अगर टाइडल ये जो ओशन का जो एनर्जी तो इक्वल है, इक्वली ये आगे आ रहा है, ऐसे वेव जनरेट कर रहा है। अगर टाइडल रेंज इतना है, इतना तक है, ठीक है, तो ये सेम एनर्जी इतना तक फ्लो होगा। अगर टाइडल रेंज इतना है तो ये सेम टू सेम एनर्जी पूरा इतना तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेसो स्केल, ये रहा मैक्रो स्केल, ठीक है। मेसो स्केल में क्या होता है कि स्मॉल एरिया के लिए सेम एनर्जी कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण स्ट्रॉन्ग वेव देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्गर करंट देखने को मिलता है, which is leading to the deposition of the coastal sediment like sand, ठीक है। यहाँ पे मोर डिपोजिशन स्टेबल नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सैंड का डिपोजिशन होगा, कोस्ट सेडिमेंट लाइक सैंड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हम मैक्रो टाइडल एरिया में देखेंगे, वहाँ पे टाइडल एरिया सबसे ज़्यादा है, लार्जर टाइडल रेंज हमें देखने को मिलता है, which experience more intense water movement। यहाँ पे वाटर मूवमेंट इंटेंस होता है पर एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, डिपॉजिट करता है फाइन सेडिमेंट्स लाइक मड। इसलिए ये जो मैक्रो स्केल में क्या होता है, एनर्जी कंडीशन कम होने के कारण यहाँ पे मोर डिपॉजिट देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया उसका रीजन, एसेसन ए का ये था उसका रीजन। पर यहाँ पे क्या रीजन दिया है, इन ट्रॉपिकल कोस्ट मैनग्रोव्स वेजिटेशन इज कंड्यूसिव टू डिपोजिशन ऑफ फाइन सेडिमेंट, ठीक है। ये तो सही है कि जो मैनग्रोव की वजह से फाइन सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, पर इसका साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मेसो से मैक्रो हो जाना वो एनर्जी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि ट्रॉपिकल वेजिटेशन मैनग्रोव वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पर ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में सही है,
इसमें क्या दिया है कि इन ट्रॉपिकल कोस्ट मैंग्रोव वेजिटेशन इज कंडीसिव टू डिपोजिशन ऑफ फाइन सेडिमेंट, ठीक है। बेसिकली मैनग्रोव का काम क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो से मैनग्रोव टाइप का एक ट्री है जो कि क्या करता है कि उसका जो मतलब कुछ फीचर्स यूनिक फीचर्स होता है जिसके लिए वो हार्श एनर्जी कंडीशन लाइक इंटरटेडल जोन में अपने आप को स्टेबल रख सकता है, ठीक है। तो यही बस आपको याद रखना है। सो यहाँ पे क्या होगा, ए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। देन क्या दिया है, ये रीजन दिया है लाइक वार्मर फॉरेस्ट, डेसिडुअस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट, टीपे ग्रासलैंड, ह्यूमस एंड उसका प्रोसेसेस क्या क्या है ये दिया गया, ठीक है। पहले हम आंसर देख लेते हैं फिर एक एक करके डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, वार्मर फॉरेस्ट किसके साथ रिलेटेड है, कि लीचिंग इज लेस सिग्निफिकेंट। वार्मर फॉरेस्ट कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे वार्मर फॉरेस्ट सिंपल सा वार्मर क्लाइमेट में फॉर्म होता है, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, इवापोरेशन इंक्रीज होता है, इवापोरेशन सबसे ज़्यादा होता है, विच लीड्स टू लेस वाटर परकोलेटिंग थ्रू द सॉइल। जहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे वाटर परकोलेशन से ज़्यादा इवापोरेशन होगा, ठीक है। क्योंकि वार्म टेम्परेचर है, वार्म क्लाइमेट है, वहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो परकोलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। परकोलेट नहीं हो पाएगा तो वो लीचिंग नहीं करेगा, इसलिए वहाँ पे लीचिंग इज लेस सिग्निफिकेंट, लीचिंग नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। देन डेसिडुअस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट किसके साथ रिलेटेड है, प्रोसेस सॉइल्स आर लेस एसिडिक, ठीक है। सॉइल्स आर लेस एसिडिक, ये कैसा होगा, डेसिडियस आपको याद रखना कि ये एक टाइप ऑफ प्लांट है, ठीक है। वो क्या करता है, जिसका जो लीफ होता है, जिसका जो पत्ता होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। और वो क्या करता है कि एक सीजन में अपने जो पतझड़ बोलते हैं ना उसे, ऑटम सीजन में आई थिंक, जो अपना लीव्स को गिरा देती है, ठीक है। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ deciduous trees and mixed forest contribute to the accumulation of the organic matter on the forest floor, ठीक है। This organic matter decomposes and releases substances that neutralize the soil acidity। वो जो ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं एंड जो भी सॉइल का जो एसिडिक नेचर है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए डेसिडियस फॉरेस्ट वाले रीजन में जो सॉइल मिलता है वो लेस एसिडिक होते हैं, ठीक है। देन स्टीपे ग्रासलैंड किसके साथ है, अल्कलाइन कंपाउंड एक्यूमुलेट नियर द सरफेस। स्टीपे ग्रासलैंड मतलब सिंपली ग्रासलैंड जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे जो रेनफॉल इतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब लेस रेनफॉल के कारण ग्रासलैंड देखने को मिलता है। अगर रेनफॉल ज़्यादा होता तो वहाँ पे लार्ज ट्रीज वगैरह देखने को मिलते हैं। अगर वहाँ पे ग्रासलैंड है तो लैंडफॉल कम हुआ है, तो लैंडफॉल कम होने का मतलब क्या है, वहाँ पे जो अल्कलाइन कंपाउंड्स एक्यूमुलेट होके रहते हैं नियर द सरफेस, वो क्या करते हैं, वो लीच आउट होके नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रेनफॉल कम हो रहा है, रेनफॉल कम हो गया तो लीचिंग कम होगा, लीचिंग कम होगा तो जो अल्कलाइन कंपाउंड्स है वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, वो लीच आउट होके दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसलिए स्टीपी ग्रासलैंड में हमें ज़्यादा अल्कलाइन कंपाउंड्स एक्यूमुलेट होते हुए देखेंगे नियर द सरफेस। देन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में क्या देखो, जो बैक्टीरियल एक्शन एंड रैपिड केमिकल एक्शन होता है वो क्या करता है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, आइडियल कंडीशन फॉर द रैपिड माइक्रोबायल एक्टिविटी एंड इंटेंस केमिकल ओदरिंग, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल बट आल्सो लीड्स टू सिग्निफिकेंट न्यूट्रिएंट लॉस थ्रू द लीचिंग। यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरियल जो एक्शन सबसे ज़्यादा होता है विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ लीचिंग, ठीक है। तो ह्यूमिड ट्रॉपिक्स इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दे है, वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फीचर करेक्टली रिप्रेजेंट फॉर्मर हायर सी लेवल और लेक लेवल आर डेस। मतलब जो एक फीचर इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ फीचर फॉर्मर हायर सी लेवल और लेक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। हायर सी लेवल लेक लेवल मतलब मान लो मतलब ओशन का क्या हुआ है, रिग्रेशन हुआ है, तो रिग्रेशन होने के कारण जो कोस्ट लाइन है वो ओशन वर्ड मूव किया है, तो जो एंशियंट कोस्ट लाइन था वो अभी ऊपर आ जाएगा।
ऊपर एक्सपोज होके रह जाएगा। वो क्या है, एंशियंट ओशन को, जो फॉर्मर ओशन को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मर ओशन वहां पे था, उसका ही एविडेंस है, ठीक है। तो एस्चुरीज तो नहीं हो सकता, फॉर्मर मैनग्रोव ये भी नहीं हो सकता, स्टोन बीचेस, फोर्ट ड्यून ये भी नहीं हो सकता, सी में स्ट्रैंड लाइन हो सकता है, एक स्ट्रैंड लाइन, रेस्ड बीच एंड मेराइन टेरेसेस, ये तीनों ऐसे फीचर है, ठीक है। स्ट्रैंड लाइन बेसिकली होता है क्या है, लाइक ये यहाँ तक ये ओशन का कोस्ट है, ठीक है, ये ओशन वाटर है, यहाँ तक वेव जाता है फिर रिटर्न करता है, वेव जाता है रिटर्न करता है, वेव जाता है, मतलब मैक्सिमम हाई टाइड में यहीं तक आता है, ठीक है। मान लो कि पहले यहीं तक आता था, अभी यहीं तक आता है, तो पहले जब यहाँ तक आता था, यहाँ पे एक मतलब एक एक इम्प्रिंट अपना छोड़ के जाता था, तो ये जो इम्प्रिंट्स रह जाएगा, अगर ओशन का रिग्रेशन हो गया है, देन ये वाला यहाँ तक आ रहा है, तो अभी ये लाइन फॉर्म होगा, यहाँ पे भी एक लाइन होगा, तो ये जो फॉर्मर वाला लाइन है, जो हमें दिखेगा, वो उसे क्या बोलता है, स्ट्रैंड लाइन, ठीक है। देन रेज्ड बीच भी ऐसे आप गूगल करके देख सकते हो कि लाइक एक एलिवेटेड रेज बीच बेसिकली कैसे फॉर्म होता है, आइदर सी लेवल नीचे गया है और लैंड मतलब लैंड का अपलिफ्टमेंट हुआ है, ठीक है। इसलिए जो हमारा एक एबंडेंट बीच आप बोल सकते हो, वो हमें एक सर्टेन एलिवेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि फॉर्मर बीच को फॉर्मर वही जो बीच वो फॉर्मर बीच है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। Then also marine terraces is the evidence for the former sea level rise, ठीक है, former sea level higher sea level। तो बढ़ते देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे हम, the diagram shows the vertical variation in the texture and the grading of the river bank depositories। आपको सिंपल सा दिख रहा है कि ये फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोर्स ग्रेन है और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ये फाइन ग्रेन हो जाएगा, तो ये फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस है। एंड ये पोरली सॉर्टेड है, क्योंकि वेल सॉर्टेड का डेफिनेशन क्या है, जहाँ पे जो ग्रेन साइज वो सिमिलर सा होता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा बड़ा ग्रेन है, छोटा ग्रेन है, फिर छोटा ग्रेन है, इसलिए ये क्या है, पोरली सॉर्टेड है एंड फाइनिंग अपवर्ड है, सिंपल सा, फाइनिंग अपवर्ड एंड पोरली सॉर्टेड। देन कहते हैं प्लेट्यू मेसा बुटेज एंड पिनेकल्स आर द लैंडफॉर्म्स व्हिच इज, उसका क्या मतलब, ये सब लैंडफॉर्म कहाँ देखने को मिलते हैं, फ्लैट लाइंग रॉक में देखने को मिलते हैं इन एरिड रीजन, ठीक है। कैसे यहाँ पे देखेंगे, लाइक ये एक प्लेट्यू है, ठीक है, फ्लैट लैंड फॉर्म है, ठीक है, प्लेट्यू इसे बोला जाता है सबसे बड़ा। ये इरोड होके, इरोड और धीरे धीरे होगा विंड एक्शन के कारण, एट्रिशन एब्रेजन के कारण, ठीक है, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये ऐसे दिखने को लगेगा धीरे उसका छोटा पोर्शन है, प्लेट्यू का छोटा पोर्शन मेसा है, मेसा का छोटा पोर्शन बूटे है, बूटे का छोटा पोर्शन पिनेकल्स है, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मेसा प्लेट्यू मेसा बूटे एंड पिनेकल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। देन बढ़ते क्या है, एसिड रेन इज नॉट एसोसिएटेड विथ डेज। पहले तो ये जो एसिड रेन है किसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी इन लेक, एसिड रेन इज एसोसिएटेड विद एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी इन लेक। कैसे, एसिड रेन क्या करता है कि जो सॉइल से जो एल्यूमिनियम होता है उसे लीच आउट करके ओशन और लेक्स में लेके डालता है, ठीक है, जो कि ओशन इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के लिए एक हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह काम करता है इन केस ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन एसिड रेन के साथ एसोसिएटेड है। बी में क्या है, रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सिंपल सा, जो एसिड रेन होगा वो क्या करेगा, सिंपल कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उस टाइप का सब्सटेंसेस को लीच आउट करके ले जाएगा, ठीक है, जो कि सॉइल को एक मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते थे उनको लीच आउट करके रिमूव करके ले जाएगा। तो removal of the nutrient from the soil is the activity of acid rain associated with acid rain। और ये सी वाला ऑप्शन आप सबको पता होना चाहिए कि रिसेंट वाला टॉपिक है, जिससे ब्लैकनिंग ऑफ द ताजमहल, ताजमहल का जो मार्बल लगा है, मकराना मार्बल, उसका जो ब्यूटी है वो धीरे धीरे घट रहा है ड्यू टू द एसिड रेन, ठीक है। देन थर्ड में क्या दिया है, फोर्थ में क्या दिया है, ये हो जाएगा आंसर हमारा, जो इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन लेक।
ऑक्सीजन में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है कि एसिड उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि जो बायोलॉजिकल डिमांड है लेक में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। एसिडेंट में उसका कोई लेना देना नहीं, एसिडेंट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। देन क्या दें, ये एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है आपको। इनका जो मतलब कॉलम वन में क्या दिया है और कॉलम टू में वो मैच करना है, ठीक है। बल्सन क्या हो गया, बल्सन बेसिकली जो एलुवियल फेन का क्या है, एक सेकंड पहले इसका इमेज देख लेते हैं। ये रहा उसका इमेज। जो बोल्सन होता है वो क्या है, स्लोप एंड बेसिन एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट। बोल्सन बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक लार्ज डिप्रेशन आप बोल सकते हो, जहाँ पे कि जिसके अंदर भी हमें कुछ ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल सकता है, मतलब विद इन द बेसिन हमें रिवर सिस्टम वगैरह देखने को मिलता है कि ये दोनों साइड रीजेस होता है, देन बीच में एक लार्ज लो लाइंग एरिया होता है, उसे बोल्सन बोला जाता है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि एंशियंट फ्लूवियल या कोई सेम एंशियंट कोई बेसिन ऐसे मतलब एबंडेंट होकर रह गया, या ऐसे करके कोई लो लैंड हो गया जिसके अंदर हमें मतलब वो खुद लो लैंड है और उसके अंदर भी रिवर वगैरह अपना ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज पैटर्न वगैरह रिवर फ्लूवियल एक्शन दिखाता है, तो उसको बोल्सन बोला जाता है। देन आप बाजारा किसे बोलते हैं, पेडीमेंट किसे बोलते हैं, बेडलैंड किसे बोलते हैं, उसका डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि ये रहा माउंटेन, ये बेडरॉक है, ठीक है। इसे ही बोला जाता है माउंटेन फ्लोर, जहाँ माउंटेन फ्रंट बोला जाता है जहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे स्लोप धीरे धीरे घटना शुरू होता है, तो जहाँ पे मतलब जो इरोजन होता है इस वाले रीजन को क्या करते हैं, पेडीमेंट कहते हैं। माउंटेन फ्रंट जहाँ पे एंड होता है और डिपोजिशन शुरू होने से पहले जहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है जिस एरिया में, उसे बोला जाता है पेडीमेंट, ठीक है। देन वो डिपॉजिट करेगा उसे बोला जाएगा क्या, बाजाडा बोला जाएगा। तो ये ऑल टोटल जो पेडीमेंट है और बाजाडा है, उन दोनों को एक्यूमुलेट करके अगर हम बोलेंगे उसे बोला जाता है पिडमोंट, ठीक है। पिडमोंट का दो पार्ट है, एक है पेडीमेंट एक है बाजाडा, ठीक है। देन ये वाला जो कॉलम वन कॉलम टू वाला जो डिफिनेशन आप थोड़ा पढ़ सकते हो। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या दिया था, फॉलोइंग सिमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंट ए ग्लेशियल टेरेन विथ फोर डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी डी, द स्टेट डिफरेंट पॉइंट ऑन एक्सिस ग्लेशियल आइस मूवमेंट, वाइज ग्लेशियल ब्लॉकिंग। ग्लेशियल ब्लॉकिंग कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बी एरिया में ग्लेशियल ब्लॉकिंग हो रहा है, मतलब जो ये इरोड करके लेके जा रहा है, जो जो रॉक का इरोजन होता है वो जाके मतलब ग्लेशियर में समा जाता है और ग्लेशियल का मूवमेंट होता है। ये ब्लॉकिंग वाला हो गया। जॉइंटेड बेड रॉक सी वाला जो है ये जॉइंटेड बेड रॉक है, ठीक है। देन अब्राशन एंड पॉलिशिंग, ए वाला रीजन में अब्राशन एंड पॉलिशिंग हो रहा है। देन डी वाला रीजन में ग्लेशियल आइस का मूवमेंट हो रहा है। तो ये आप मैच करवा सकते हो, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, जियोमॉर्फोलॉजी का ही क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट कटन एक्सचेंज कैपेसिटी इज मोस्ट लाइकली टू बी इन दिस सॉइल इज सॉइल दैट इज, मतलब कौन सा सॉइल में सबसे ज़्यादा कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी रहता है, ठीक है। कौन से टाइप का सॉइल का। सो पहले अब ये कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी होता क्या है वो समझिए, ठीक है। बेसिकली द कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू होल्ड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम, मतलब सॉइल का एक प्रॉपर्टी होता है होल्ड करने के लिए पॉजिटिव आयन को, उसे बोला जाता है कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी। मतलब जितने एफिशिएंटली वो पॉजिटिव आयन होल्ड करेगा, तो कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी उसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे हाई इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर होगा, क्ले मैटर भी ज़्यादा होगा ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो क्ले है, जो क्ले मिनरल्स है पहले तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है और वो प्लेटी फ्लेकी नेचर का होता है, मतलब जो फ्लैट होता है, ठीक है। फ्लैट मतलब आप सिलिकेट स्ट्रक्चर में जैसे पढ़ते हो ना फाइलोसिलिकेट, तो क्ले मिनरल्स क्या होता है, फाइलोसिलिकेट स्ट्रक्चर दिखाते हैं। पहला रीजन हो गया, सेकंड रीजन क्या हो गया
कि ये जो फाइलोसिलिकेट्स स्ट्रक्चर दिखाते हैं उनमें बहुत सारे नेगेटिवली आयन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। इसलिए क्ले रीजन में एक्सचेंज जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सेम टू सेम जब मतलब ऑर्गेनिक मैटर होते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कार्बन एक्सचेंज कैपेसिटी में, जो कि मतलब दैट हैव द हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए जो कैटायन एक्सचेंज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको यह याद रखना कि हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इन मोस्ट लाइकली टू फॉर्म इन द सॉइल दैट इज हाई इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है द डिफरेंस बिटवीन द बैरोट्रोपिक एंड बैरोक्लिनिक एटमॉस्फेयर इज दैट, सिंपल सा क्वेश्चन है। बैरोट्रोपिक एटमॉस्फेयर का जो डेफिनेशन है वहाँ पे जो एयर प्रेशर है, जो एयर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, the density of air is depends upon only pressure not on temperature, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बायोक्लिनिक एटमॉस्फेयर किसके ऊपर डिपेंड करता है, द बायोक्लिनिक एटमॉस्फेयर में डेंसिटी ऑफ द एयर पार्टिकल इज डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर इन द फॉर्मर व्हाइल द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द लेटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। Then क्या दिया है, choose the incorrect option in the following statement assuming that the hydrostatic balance in the atmosphere leads to dash, ठीक है। पहले तो ये हाइड्रोस्टेटिक, पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है, ठीक है। पहले तो आप देखो ये कि हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस इन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्टेटिक एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन ही क्या है। बेसिकली ये जो ऑप्शन 4 दिख रहे हैं ना, ये ही है हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस, हाइड्रोस्टैटिक एटमॉस्फेयर का इक्वेशन, हाइड्रोस्टैटिक जो एटमॉस्फेयर बोलते हैं उसका डेफिनेशन, ठीक है। सो देयर इज ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन अपवर्ड डायरेक्टिंग वर्टिकल प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स एंड डाउनवर्ड डायरेक्टिंग ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। मतलब एक परफेक्ट बैलेंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एयर का मूवमेंट होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि वर्टिकल वर्टिकल एक वर्टिकल एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट, तो हाइड्रोस्टैटिक एटमॉस्फेयर है, वर्टिकल मोशन इज एब्सेंट, ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये वाला स्टेटमेंट मतलब क्या है, सही है, क्योंकि जो वर्टिकल एक्सेलरेशन एब्सेंट होता है पर जो वर्टिकल मोशन प्रेजेंट होता है हाइड्रोस्टैटिक एटमॉस्फेयर में, पर वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। वर्टिकल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी में ही वो फ्लो करता है, ठीक है, जो कि वर्टिकल मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। Then next question क्या है, choose the incorrect option in the geostrophic approximation। बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरियलिस फोर्स वेरीज लिनियरली विथ लैटिट्यूड। कोरियलिस फोर्स जैसे हमें पता है कि जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे कोरियलिस फोर्स बढ़ता जाएगा, पर वो लिनियरली नहीं बढ़ेगा, वो साइन के फंक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। लाइक कहीं पे अगर उसका कोई फॉर्मूला था ना, 2 लैम्बडा साइन थीटा, ऐसे करके कुछ था, कोरियलिस फोर्स इक्वल, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। साइन के फंक्शन के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी का सारा सही है। जियोस्ट्रोपिक अप्रोक्सीमेशन के रेस्पेक्ट में लाइक प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स इज इन बैलेंस विद द कोरियलिस फोर्स, ये सही है। इट फेल्स एट इक्वेटर, इक्वेटर में कोरियलिस फोर्स नहीं होता इसलिए जियोस्ट्रोपिक में नहीं दिखाता है। इट होल्ड्स गुड इन मिड लैटिट्यूड, ये भी सही है, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दें हम, ऑक्यूलेटेड फ्रंट occur when this ऑक्यूलेटेड फ्रंट कैसे फॉर्म होता है, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ये वाला इमेज देख सकते हो, जैसे ऑक्यूलेटेड फ्रंट मतलब ऑक्यूलेशन का मतलब क्या है, ऑक्यूलेशन का मतलब है जो
कट डाउन कर देना सरफेस से, मतलब ये जो वार्म एयर है, यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड एयर एडवांस कर रहा है, कोल्ड एयर का जो स्पीड सबसे ज़्यादा है, वार्म एयर का स्पीड कम है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि वार्म एयर को ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाले रीजन देख सकते हो ऑक्यूलेटेड हो गया जी, ये कोल्ड एयर वार्म एयर को ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या, ये जहाँ पे भी जितना भी वार्म एयर नीचे होगा वो सरफेस में टच नहीं होने देगा, ये जो कोल्ड एयर का वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण वो इसे ऐसे ऊपर उठा के ले जाएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर उठा के ले जाएगा, मतलब सरफेस से कट ऑफ कर देगा, ऑक्यूलेट कर देगा, इसलिए उसको बोला जाता है ऑक्यूलेटेड फ्रंट, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोल्ड फ्रंट ओवरटेक वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट जो है वो वार्म फ्रंट को ओवरटेक कर लेगा। देन इतना ही था शायद, हाँ इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 41 से लेके बाकी का जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, एक्सक्लूडिंग द जियो फिजिक्स क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, टिल देन बेस्ट ऑफ लक।